चलिए आज का चैप्टर है नाजीज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। क्लास 9th का एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। इस कहानी का स्टार्टिंग करते हैं, एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एक लड़का होता है, उसका नाम होता है हेलमुथ। क्या नाम होता है? 11 साल का लड़का होता है। कितने साल का लड़का होता है? 11 साल का। इस लड़के के साथ चल क्या रहा था अभी, तो इस लड़के का जो माता पिता थे वो रात में अपने दोनों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। हेलमुथ का जो मदर एंड फादर थे बात कर रहे थे यहाँ पे। हेलमुथ के फादर कहते हैं इसके मदर से कि क्या ये सही टाइम है कि हम लोग को आत्महत्या कर लेना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पूरे परिवार को एक साथ में सुसाइड करना चाहिए या हमको अकेले करना चाहिए। ये बात जब हेलमुथ सुनता है तो उसका एज क्योंकि बहुत कम रहता है, वो काफी घबरा जाता है। उसको लगता है कि क्या बातें हो रहा है। उसको ये चीज पता नहीं होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे। कल जस्ट उसके एक दिन के बाद देखता है कि उसका जो फादर है, हेलमुथ के जो फादर है, वो अपने ऑफिस में कुछ खून, अपने वर्दी में खून से रंगे हुए अपने डेड बॉडी के साथ पड़े हुए हैं। जैसे इस चीज को देखना स्टार्ट करते हैं, अपने डेड बॉडी के साथ देखता है, जब हेलमुथ अपने पिता को इस कंडीशन में देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है और उसको ये लगने लगता है कि रात में जो बात हुई थी वो सही हुई थी और अब क्या होगा कि ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ कहीं पे कि हम मेरे को भी कोई जान लेने का कोशिश करे। और उसको ये डर था कि हमारी माँ जो है वो मेरे को खाने में कुछ जहर वगैरह मिला करके न दे दे। इसलिए वो कम से कम 11 साल के लिए, अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां एक समय लिखे हुए 11 साल के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है, घर पे खाना नहीं खाता है। अब क्या मैटर था, क्यों इस चीज ऊपर बात कर रहे थे, क्यों मारने की बात कर रहे थे, इस चीज को समझते थे। चलिए देखते हैं। हेलमुथ के जो फादर होते हैं नाजी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली एक डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्टर। ये नाजी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और 1945 में नाजी पार्टी इंड हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 इंड हो चुका था। नाजी पार्टी को जो बनाने वाला था, नाजी पार्टी को जो बनाया था जिसने, उसका नाम था हिटलर। और एडोल्फ हिटलर जो था अपने साथियों के साथ 1945 में बर्लिन के एक बंकर में सुसाइड कर लिया था। तो जब हिटलर सुसाइड कर लिया तो इसके पार्टी जो बचे हुए लोग थे, इन सारे लोगों, जितने भी इनके बचे हुए लोग थे, उनके साथ ये डिसाइड किया गया कि भाई अब इसके साथ क्या किया जाए। तो नाजी पार्टी का जो हेड था हिटलर, ये क्या हो चुका है? मर चुका है। ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि भाई अब मेरा जो हेड था, जो हमको लीड कर रहा था, वही मर चुका है, तो हम क्या करें, हम जी करके यहाँ पे क्या करेंगे। जब ये सब हो जाता है, डॉक्टर साहब सुसाइड कर लेते हैं। उसके आगे एक न्यूरेमबर्ग करके जगह है, जगह का नाम क्या है? न्यूरेमबर्ग। यहाँ पे इंटरनेशनल मिलिट्री न्यूरेमबर्ग में क्या किया जाता है? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया जाता है और इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल के तहत यहाँ पे कुछ लोगों को पनिश किया जाता है। किसको पनिश किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल थे। इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में मेनली 3 लोगों को 11 पीपल को, जो कि नाजी पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। 11 पीपल कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? नाजी पार्टी से। इनको सजा दे दिया जाता है, फांसी की सजा दिया जाता है और बाकी कुछ लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है? आजीवन कारावास का सजा दे दिया जाता है। चलिए समझते हैं कि नाजी पार्टी कौन थे, हिटलर कौन था और ऐसा क्या हुआ था कि न्यूरेमबर्ग में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया और इन लोगों को सजा दिया गया। क्यों सजा दिया गया, क्या हुआ था ऐसा, इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। देखिए समय था 1914 में जर्मनी जो था एक बहुत पावरफुल नेशन था। 1914 में जर्मनी क्या था? एक पावरफुल नेशन था। इसके पास अच्छा खासा पैसा था।
और ये फ्री बैठा हुआ था, जर्मनी के पास कोई काम नहीं था। जर्मनी के जो किंग थे, विलियम नाम था, जो विलियम साहब थे, उनको लगा कि अब क्या किया जाए, तो जर्मनी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, जर्मनी के पावर को बढ़ाया जाए। और वो ये चाहते थे कि हम ऐसा करते पूरे के पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेते हैं। जब उनके दिमाग में ऐसा चलता, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि जर्मनी अभी तक बहुत पावरफुल नेशन है 1914 तक। उनके किंग को ये चीज समझ में आता है कि अब हमको अपने जर्मनी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इसको आगे बढ़ाते हैं जर्मनी को। इसी आगे बढ़ाने के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी क्या स्टार्ट कर देता है, वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था एक्चुअली 2 पार्टीज के बीच में हुआ था। पहले का नाम एलाइड पावर दिया गया था, एलाइड पावर को ही एलाइज बोला जाता है, और दूसरे का नाम सेंट्रल पावर बोला गया था। क्या नाम दिया गया था, इसी सेंट्रल पावर को एक्सिस पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पावर या एक्सिस पावर। एलाइड पावर में कौन कौन था, चलिए देखते हैं। एलाइड पावर में था रशिया, यूएसएसआर लिख लीजिए, क्योंकि उस समय रशिया जो था कंबाइंड रशिया था, यूनियन स्टेट था। रशिया के साथ था फ्रांस, और यहाँ पे एक यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन था। इंग्लैंड इसको बोल सकते हैं। अगर सेंट्रल पावर की बात की जाए तो यहाँ मेन 2 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे, जर्मनी, और जर्मनी के साथ जो एक और कंट्री था उसका नाम था ऑस्ट्रिया। अच्छा, अभी तक जब लड़ाई चल रहा था तो आप समय देखेंगे 1917 तक, एक समय है 1917 तक। इस समय तक जर्मनी अपना पावर बनाए रखता है दुनिया के ऊपर, पूरा जर्मनी अपने पावर को, वर्चस्व को बनाए रखता है, और रशिया को अच्छा खासा, ये तीनों को अच्छा खासा डिफीट करते रहता है। ब्रिटेन को अच्छा खासा मारता है, रशिया को भी मारता है, मार करके। लेकिन 1917 से पहले, अगर आप एक समय था 1915 में, एक जहाज था, उसका नाम था लुसितानिया, शिप था। शिप का नाम क्या था, लुसितानिया। लुसितानिया नामक शिप को क्या करता है, जर्मनी डुबा देता है। लुसितानिया शिप जो होता है वो ब्रिटेन का होता है, लेकिन उसके ऊपर जो पीपल बैठे हुए रहते हैं वो पीपल किसके होते हैं, अमेरिका के होते हैं। जब शिप डूबता है तो अमेरिका के पास एक वैलिड रीजन आ जाता है कि हम क्या करें, ये वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। एंड लेटर 1917 में, कब, यहाँ 1917 में यूएसए क्या होता है, अपने वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री लेता है। जैसे यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री लेता है, पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 1 का रिजल्ट बदल जाता है। एंड ओवरऑल ये जो एलाइड पावर होते हैं वो सेंट्रल पावर को क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं। और सेंट्रल पावर धीरे धीरे, एक्सिस पावर जो इसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, हारने लगते हैं। यूएसए जैसे एंट्री लेता है, ये लोग पूरा एक्सिस पावर क्या होते हैं, हारने लगते हैं। जब यूएस के आत्मे के साथ ये लोग हारने लगते हैं तो एक समय के साथ नवंबर में, एक डेट आप ध्यान रखिएगा, नवंबर 1918 में, एक साल पहले आप देखेंगे कि 1917 में यूएस एंट्री लेता है, और 1918 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो जाता है। और जर्मनी जो होता है, जो भी सेंट्रल पावर होते हैं वो हार जाते हैं, किससे, एलाइड पावर से। और नवंबर 18 में जर्मनी जो है लास्ट में अपने इस पूरे वर्ल्ड वॉर में अपने आप को सरेंडर कर देता है। क्या कर देता है, नवंबर 1918 में जर्मनी अपने आप को सरेंडर कर देता है, और वहां से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है। अच्छा देखिए, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी कोई भी लड़ाई होती है, कहीं भी कोई भी लड़ाई होगा, कुछ भी होगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगा, रिसोर्सेज का इशूज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कोई लड़ाई चल रहा है, अब खेत है उसमें कुछ बना हुआ है, वहां पर ला करके मिसाइल डाल देते हैं, क्या होता है, पूरा का पूरा अनाज जल जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब अनाज जल जाएगा तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि उस अनाज का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब अनाज का कमी हो जाएगा तो उस वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करते हैं, इस वर्ल्ड वॉर 1 का आउटपुट क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब भी वार होगा तो उसमें एक चीज कंफर्म होगा, क्या, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना रिसोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज का क्या होगा, मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना तक समझने में कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो देखते हैं आगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का इफेक्ट क्या पड़ा जर्मनी के ऊपर और दुनिया के ऊपर। फिलहाल देखते हैं जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वॉर
चलिए लिखते चलिए साथ में, लिखिएगा। इम्प्लीकेट नहीं लिखिए, ऐसा करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 लिख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। चलिए 3 पॉइंट में समझते हैं इम्प्लीकेट क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर 1 का जर्मनी के ऊपर या बाकी कंट्री के ऊपर। फिलहाल जर्मनी के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ा, इम्पैक्ट नंबर 1 लिखते चलिए साथ में। इम्पैक्ट 1 क्या पड़ा, यहाँ का जो किंग था, किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन। जर्मनी के जो किंग थे विलियम, वो क्या किया, अपने गद्दी को छोड़ दिए, जो इनका थ्रोन था उसको क्या कर दिए, एब्डिकेट कर दिए। अच्छा, जैसे ही किंग गद्दी को छोड़ेगा तो अगला स्टेप क्या होगा, भाई कोई तो होना चाहिए जो इस देश को संभाल पाए। देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश को छोड़ देता, अगला स्टेप में क्या करते हैं, कोई अदर पर्सन को प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट करते हैं कि देश ऐसे ही चलेगा, कोई ना कोई तो चाहिए। अच्छा, किंग जब एब्डिकेट छोड़ते हैं तो यहां से मोनार्की सिस्टम का भी एंड हो जाता है। क्या होता है, मोनार्की सिस्टम का भी एंड हो जाता है। मोनार्की सिस्टम का एंड हो जाता है, लोग इस चीज को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई साहब हुआ क्या, तो मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया। मोनार्की सिस्टम के साथ जो आगे स्टार्ट हुआ, तो किंग जैसे ही गद्दी छोड़ते हैं तो लोग एक जगह मीटिंग करते हैं, एक शहर है ब्यामार। इस ब्यामार शहर में ये लोग क्या करते हैं, अपने सरकार बनाने के लिए एक पार्टी बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बर्थ ऑफ ब्यामार रिपब्लिक। क्या बोलते हैं, बर्थ ऑफ यहां से क्या होता है, ब्यामार रिपब्लिक का बर्थ होता है। जैसे अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट रिपब्लिक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक पूरे देश के अंदर में क्या चल रहा है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है। आगे से क्या हो गया, रिपब्लिक आ गया। जब रिपब्लिक आएगा, जैसे ही बात रिपब्लिक की आ गई, जैसे ही डेमोक्रेसी की बात आ गई। अच्छा, बर्थ ऑफ ब्यामार रिपब्लिक हुआ तो ये ब्यामार रिपब्लिक जो था, ये 2-3 चीज बोला। सबसे पहला बोला कि भाई साहब हम जो कंट्री को चलाएंगे वो मोनार्की सिस्टम से नहीं चलाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे। क्या लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे। क्या लाएंगे, हमारे पास डेमोक्रेसी रहेगा और क्या रहेगा, फेडरल रहेगा। डेमोक्रेसी और फेडरल सिस्टम पे हम काम करेंगे। अगला स्टेप में क्या किए, जैसे ही डेमोक्रेसी की बात आएगा तो इसी एक चीज और कॉमन होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, आप सबको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, नहीं पता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जस्ट एकदम आसान भाषा में समझे तो 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अच्छा, आप देखेंगे तो किंग अपना गद्दी छोड़ चुके। किंग जैसे ही गद्दी छोड़े, जर्मनी के अंदर में एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक हो गया। डेमोक्रेसी जो था ब्यामार रिपब्लिक को क्या हो गया, स्टेब्लिश्ड हो गया। डेमोक्रेसी जब आएगा तब किस चीज की बात की जाएगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हर हाल में की जाएगी। दूसरा कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये लोग जब आते हैं तो क्या करते हैं, इस चीज को समझिए। ये बर्थ ऑफ ब्यामार रिपब्लिक जब आते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ब्यामार रिपब्लिक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड होने से पहले आ जाते हैं। ये जो किंग होते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म होने से पहले अपने गद्दी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या आ जाएगी, ब्यामार रिपब्लिक आ जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कि अगला स्टेप क्या होता है। ब्यामार रिपब्लिक क्या करती है, नवंबर 1918 में अपना पीस ट्रीटी साइन कर लेती है और अपने आप को क्या कर देती है, सरेंडर कर देती है। किस बात के लिए सरेंडर कर देती है, कि अब हम वर्ल्ड वॉर 1 नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद जब वो ये अपने आप को जब सरेंडर कर देते हैं तो इनके ऊपर कुछ ट्रीटी लाई जाती है।
एक डेट देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री के अंदर में, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज इस चीज पूरे यूरोपियन मैप को चेंज कर दिया था। ये डेट है 28 जून 1919। अच्छा, अभी देख रहे हैं 1918 में वर्ल्ड वार 1 समाप्त हुआ है, 1919 में अभी हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ था इसमें अगर हम बात किया जाए इस डेट को, हुआ क्या था? वर्साइल ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस डेट को क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था। क्या था इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुआ था वो दो लोगों के बीच में हुआ था। एक साइड था जर्मनी और दूसरी साइड था एलाइड्स। चलिए देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल में हुआ क्या था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल का डेट ध्यान में है 20 जून 1919। हुआ क्या था इस डेट को वर्साइल में? ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था एक्चुअली वर्ल्ड वार एंड होने के बाद इसी वर्ल्ड वार 1 क्यों हुआ इस पर डिस्कस करने के लिए था, और इस बात को ध्यान रखने के लिए था कि आगे से ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। इसलिए इस ट्रीटी का नाम दिया गया पीस ट्रीटी। क्या नाम दिया गया था? पीस ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल कैसा ट्रीटी था? पीस ट्रीटी था। किसके लिए? वर्ल्ड के लिए। सबको ऐसा लगता था कि पीस ट्रीटी था, लेकिन एक्चुअली में ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था वेरी ह्यूमिलिएटिंग था। क्या था? और वेरी जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था और बहुत ज्यादा क्या था? एक्सप्लॉइटिंग नेचर का था। अब सोचो कितना क्या, अब आप लोग के अंदर में खुद एक क्वेश्चन पैदा होगा कि ऐसा क्या था जो जर्मनी के लिए इतना एक्सप्लॉइटिंग था, इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्यों था? क्यों इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था? ऐसा था क्या इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में? क्या प्रोविजन था इसका? चलिए लिख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल। डेट आप सबको ध्यान में है। 4 पॉइंट में समझते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल था क्या। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ऐसा स्टार्ट कर दिए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या क्या हुआ था, चल दिए देखते हैं। क्या प्रोविजन था ऐसा जो जर्मनी के लिए इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो गया? ऐसा क्या गंदा था जो इसको हम इस नाम से जानते हैं कि ह्यूमिलिएटिंग था? ऐसा क्या बात था इसमें? इसी बात को 3-4 पॉइंट में समझते हैं। पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो जर्मनी की रिसोर्सेज जो था उसको क्या कर लिया गया था? बांट लिया गया था। क्या था? रिसोर्सेज ऑफ जर्मनी। इसको क्या कर लिया गया था? बांट लिया गया था लोगों के अंदर में। रिसोर्सेज जो था जितना भी जर्मनी का, उसको लोगों के अंदर में क्या कर लिया गया था? बांट कर लिया गया था। और अच्छा, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज आता है। देखिए 13% जो जर्मनी का टेरिटरीज था जर्मनी के अंदर और जर्मनी के बाहर, उसको ऑक्युपाइड कर लिया गया था। उसके साथ साथ 75% ऑफ आयरन, क्या 75% आयरन और 26% ऑफ कोल। लिखिए फटाफट, 75% आयरन 26% कोल, इसको क्या कर लिया गया था? ऑक्युपाइड कर लिया था रिसोर्सेज के नाम पर। टेरिटरीज था।
जर्मनी का जो टेरिटरी था ना, जैसे ब्रिटेन इंडिया के ऊपर कब्जा किए हुए है, तो इंडिया क्या उसका टेरिटरी है या कॉलोनी बोल सकते हो। तो कॉलोनी और उसका अपना दोनों को मिला करके 13% इसका ऑक्युपाइड कर लिया गया था। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहीं देखोगे तुम 10% ऑफ पॉपुलेशन भी इसका क्या कर लिया था, ऑक्युपाइड कर लिया था। सेकेंड पॉइंट अगर देखेंगे कि अगला प्रोविजन क्या किया गया था, प्रोविजन नंबर 2, तो जर्मनी को वार गिल्ट साबित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वार गिल्ट। बोला था कि भाई जो भी लड़ाई हुआ उसके लिए तुम जिम्मेवार हो, और इसमें टोटल जिम्मेवारी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम्हारा है। तो तुम एक काम करो, अपना मिलिट्री रखो ही मत, तुम अपना मिलिट्री को हटाओ। जर्मनी को क्या कर दिया गया था? डीमिलिटराइज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डीमिलिटराइज किया गया था। डीमिलिटराइजेशन में किया क्या क्या था, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले इसको बोला था कि भाई तुम एयरफोर्स नहीं रखोगे। जर्मनी क्या नहीं रखेगा? एयरफोर्स नहीं रखेगा, नेवी नहीं रखोगे, और अपना जो आर्मी रखोगे वो क्या रखोगे? 1 लाख से कम रखोगे। क्या रखोगे? बिलो 1 लाख रखोगे अपनी आर्मी को। डिमिलिटराइजेशन करके क्या कर दिया गया? इसके आर्मी को 1 लाख से नीचे रख दिया गया था। अगला स्टेप में क्या किया गया जर्मनी के साथ? जर्मनी का एक जगह था राइनलैंड करके, इस राइनलैंड को ऑक्युपाइड कर लिया गया था। राइनलैंड में ऐसा क्या खास था? तो देखिए, कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया के लिए कुछ कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ से उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, ज़्यादा मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, तो स्टेट उनके लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे झारखंड एक स्टेट है इंडिया के लिए, वहाँ से क्या मिलता है? हमको बहुत ज़्यादा कोल मिलता है झारखंड से या बंगाल से। अब कोई बोले कि भाई झारखंड पर हम कब्जा कर लेंगे, तो हम लोग उसको करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि वहाँ से हमारा रिसोर्सेज आ रही है। अगर हमारा रिसोर्सेज ही खत्म हो गया तो हम एज कंट्री क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जितना ज्यादा, तो ग्रीनलैंड क्या था? रिच इन रिसोर्सेज। क्या था? राइनलैंड, RHINLAND। राइनलैंड जो था वो रिसोर्सेज में क्या था? बहुत ज्यादा रिच था। अच्छा, थर्ड पॉइंट, अगर फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो क्या था? फोर्थ पॉइंट में यहाँ बताया तुमको, जर्मनी को बारगिल्ट बताया गया। जब बारगिल्ट बताया गया तो इसको बोला गया कि भाई जो भी लड़ाई हुआ, जो भी बाढ़ हुआ, इसमें तुमको मारे या तुम मारा, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम है। अब सोचो क्या होगा कि अगर कोई तुमको आए घर से, बिलंदपुर से या कहीं से आकर के यहाँ पे मारे, वापस जाए, और तुमको बोले कि भाई तुमको वहां से आने में, यहाँ आने तक के और में मारने में 500 का पेट्रोल जरा, 500 तुम हमको दे दो। ये क्या था? इसी को तो ह्यूमिलिएटिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा क्या था? अमानवीय था। यहाँ क्या बोला जर्मनी को कि भाई तुम्हारे कारण मार हुआ, और तुम्हारे कारण तुमको मारने में हमको खर्चा लगा इतना, वो खर्चा को तुम पे करो। पे कंपनसेशन लिख लीजिएगा, पे कंपनसेशन पे करने के लिए बोला गया था। क्या कितना कंपनसेशन था? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 6 बिलियन पाउंड। कितना? 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन इनको पे करने के लिए दिया गया। किसको? जर्मनी को। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ इस चीज को समझते हैं। इसको लिख लीजिए, हो गया क्या? कंपनसेशन पे करने के लिए बोला गया। चलिए, इतना तक समझ में आ गया वर्ल्ड वॉर 1 का ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या क्या किया गया, किसके साथ, जर्मनी के साथ क्या किया गया। अच्छा, आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर में जो था, अभी आप देख चुके थे, वेइमर रिपब्लिक का बर्थ हो चुका था, और वेइमर रिपब्लिक यहाँ पे आ चुकी थी पूरे जर्मनी में। कोई दिक्कत? वेइमर रिपब्लिक ये बताई थी कि डेमोक्रेसी लाएंगे हम, अपने पार्लियामेंट के साथ चलेंगे। क्या होगा?
पार्लियामेंट के साथ चलेंगे। अच्छा ध्यान रखना है, जब भी पार्लियामेंट होगा तो वहां दो चीजें होगी। क्या होगा? एक तो रूलिंग पार्टी होगा, रूलिंग पार्टी क्या होगा, और अगला क्या होगा? एक तो रूलिंग पार्टी होगा और दूसरा क्या होगा? पार्टी ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा। अच्छा जो रूलिंग पार्टी था ये जर्मनी को वर्ल्ड वार 1 में नवंबर में सरेंडर करने किया था। सरेंडर कौन किया था? रूलिंग पार्टी किया था। कब किया था? नवंबर में किया था। इसलिए रूलिंग पार्टी को जो पार्टी ऑफ अपोजिशन था ये लोग नवंबर क्रिमिनल नाम से बुलाने लगे। किस नाम से बुलाने लगे? नवंबर क्रिमिनल के नाम से बुलाने लगे। क्यों बुलाने लगे? क्योंकि नवंबर में ये क्या किए थे? साइन किए थे। कौन सा ट्रीटी साइन किए थे? तो वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल नहीं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जून में हुआ था। यहाँ कौन सा ट्रीटी साइन किए थे? जो वर्ल्ड वार 1 में अपने आप को सरेंडर किया था जर्मनी में, उसके लिए। तो इसको क्या नाम दिया गया? नवंबर क्रिमिनल दिया गया। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी था उसकी इसको क्रिटिसाइज करता था। क्या करता था? क्रिटिसाइज करता था। किसको? सरेंडर को क्रिटिसाइज करता था। क्यों क्रिटिसाइज करता था? क्योंकि ये बोलता था, जो पार्टी ऑफ अपोजिशन था वो इस बात को बोलता था, उसका मानना ऐसा था कि भाई जर्मनी है फॉर द वार फर्दर। ऐसा इनका मानना था कि जर्मनी अभी जो है सकी और लड़ाई आगे लड़ सकता था, लेकिन आपने जानबूझकर सरेंडर कर दिया। अब यहां सवाल ये बना कि आपने सरेंडर क्यों किया? सवाल क्या बना? आपने सरेंडर क्यों किया? ये यहां पे मेन पॉइंट था। क्या था? और इसी बात को लेकर के यहाँ के लोग इनसे काफी नाराज थे। किससे? जो रूलिंग पार्टी थी। रूलिंग पार्टी कौन थी अभी? वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक से लोग क्या कर रहे थे? काफी ज्यादा नाराज थे और इसी बात से वो लोग क्या थे? बहुत ज्यादा दिक्कत थे। अब आगे क्या होता है इस चीज को देखते हैं। फिलहाल तो ये पार्लियामेंट समझ में आ गया, पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी क्या कर रही थी समझ में आ गया, और रूलिंग पार्टी इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रही थी, क्यों इसको पार्टी ऑफ अपोजिशन ज्यादा दिक्कत कर रहा था। अच्छा इतना तक में आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो जर्मनी में फिलहाल जो पार्टी रूल कर रही है, कौन सा पार्टी है? वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक जो रूल कर रही है उससे लोग काफी ज्यादा नाखुश है। क्यों नाखुश है? क्योंकि एक बहुत ज्यादा गंदा और अपमानजनक ट्रीटी साइन किया था। कौन सा ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को बारगिल्ट माना गया था, तो उन लोग को ऐसा लगता था कि हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल है और बहुत ज्यादा क्या है? हॉरिफिक है, हमारे लिए अपमानजनक है। अपमानजनक है हमारे लिए, क्या है? बहुत ज्यादा अपमान की बात है, ये शर्म की बात है कि हम लोगों ने क्या किया? ट्रीटी साइन कर लिया। और इसी बात को लेकर के इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। किसको? जो रूलिंग पार्टी था। रूलिंग पार्टी कौन था? इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन था? वेमार रिपब्लिक। इसको ये लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इस क्रिटिसिज्म के पीछे रीजन क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्योंकि इनको लगता था कि भाई तुम खनिज, हम लोग का जो मिनरल सब देश को जा करके दे आए, और क्या क्या दे आए? हमारे मिलिट्री को डिमिलिटराइज करवा लिया। भाई जर्मनी किस काम का रह गया भाई? और उसके साथ साथ तुम कंपनसेशन भी पे कर रहे हो। अब क्या फायदा ऐसा राजा होने का, ऐसा किंग होने का? काम करो। अब लोगों के दिमाग में इसके प्रति क्या होने लगा था? निगेटिविटी भरने लगा था।